बचपन का संडे हो और 10 बजने का इंतज़ार। जब टीवी ऑन करते थे तो एक छोटे से गांव से कच्ची ट्रेन की पटरियों पर एक ट्रेन दौड़ती हुई आया करती थी और साथ ही लाती थी अपना टाइटल द मालगुडी डेज। फ्रेंड्स, आर के नारायणन और द मालगुडी डेज को तो पूरा भारत जानता है, मगर इस भारतीय साहित्य के अथाह महासागर में ऐसे कई सारे गुमनाम चेहरे हैं जिनके बारे में मुश्किल से ही किसी को जानकारी है। वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल आपको उन्हीं साहित्यकारों से रूबरू करवाता है। वेलकम टू वीके इंग्लिश ट्यूटोरियल वेयर वी लर्न इंग्लिश इन आवर स्टाइल इन आवर लैंग्वेज। गाइज, आज के इस एपिसोड में मैं लेके आया हूं आपके लिए एक ऐसे ही महान साहित्यकार और उनकी बड़ी रोचक कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि ये कहानी पिछले कई सालों से आरबीएसई एंड सीबीएसई क्लास 12 कंपल्सरी इंग्लिश के विस्ताज बुक के चैप्टर नंबर 2 के रूप में आपके सिलेबस का हिस्सा रह रही है। अगर पिछले कई सालों के पेपर उठा करके देखें तो लॉन्ग क्वेश्चन पर अगर किसी भी कहानी का एक सत्र अधिकार देखा गया है तो वो है आज की हमारी कहानी द टाइगर किंग। Yes friend, the title as you can see on your screen, The Tiger King. Friends, इस कहानी को हम अलग अलग वीडियोस में कंप्लीट करेंगे, तो हर वीडियोस के साथ आप मेरे साथ बने रहिएगा। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इस कहानी के कहानीकार, कहानी के कैरेक्टर्स, समरी और कई सारी ऐसी चीजें जिन्हें आप पहली बार सुनेंगे मेरे साथ, मेरे नजरिए से। इस कहानी को लिखने वाले उस महान साहित्यकार का नाम है कल्कि कृष्णमूर्ति। कल्कि के लाइफ पर अगर प्रकाश डाला जाए तो कई सारी ऐसी चीजें उभर करके सामने आती है जो एक लिटरेचर लवर होने के नाते हमें पता होनी चाहिए। पहली बात, कल्कि इनका पेन नेम है फ्रेंड्स। इनका वास्तविक नाम है रमा स्वामी अय्यर कृष्णमूर्ति। गाइज, अगर हम लोग 18 टू 19 सेंचुरी के साहित्य जगत को टटोले तो उस टाइम के साहित्यकारों के लिए पेन नेम का यूज करना एक तरह का ट्रेड बन चुका था। वैसे इसके पीछे कई सारे कारण भी थे। सबसे बड़ा कारण तो यही था कि 18 टू 19 सेंचुरी में वी वर अंडर ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड उस टाइम कई सारे ऐसे रूल और एक्ट बने हुए थे जो भारतीय साहित्यकारों को लिखने से रोका करते थे। दूसरा बड़ा कारण था भारतीय समाज खुद, क्योंकि भारतीय समाज में ही ऐसी कई सारी कुरीतियां थी कि भारतीय साहित्यकार जो हैं वो खुले तौर पर अपने विचारों को लोगों के सामने नहीं ला सकते थे। स्पेशली फीमेल राइटर्स को तो लिखने का ही अधिकार नहीं था उस टाइम। और एक कारण जो मुझे व्यक्तिगत तौर पर यूं लगता है कि कई सारे ऐसे फेमस राइटर भी हुए हैं उस टाइम जिनके नाम इतने लंबे लंबे हुआ करते थे कि जिन्हें बोलना ही इतना मुश्किल होता था। तो उस टाइम के पब्लिकेशन या पब्लिशर के लिए उन नामों को मैनेज करना कितना मुश्किल होता होगा। तो ऐसा कोई साहित्यकार जो थोड़ी बहुत फेम हासिल कर लिया करते थे तो पब्लिकेशन या पब्लिशर खुद ही उन साहित्यकारों को कोई शॉर्ट पेन नेम दे दिया करते थे, जिनसे उन्हें मार्केट में एक नई आइडेंटिटी मिल जाया करती थी और जिसकी वैल्यू को मैनेज करना उनके लिए इजी हो जाया करता था। और रीडर के लिए भी ऐसे छोटे नामों को मैनेज करना या उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना आसान हो जाया करता था। कल्कि उनमें से एक थे फ्रेंड्स। कल्कि के टाइम पीरियड की अगर बात करें तो कल्कि का टाइम पीरियड 1899 टू 1954 रिकॉर्ड किया गया है। ये वो टाइम पीरियड था जिस टाइम पीरियड में भारतीय साहित्यकार ख्याति पाने के लिए मेहनत कर रहे थे, परिश्रम कर रहे थे। मगर उस टाइम कल्कि कृष्णमूर्ति कई सारे प्रसिद्ध नॉवल और स्टोरीज के रचयिता बन चुके थे। कल्कि के व्यक्तिगत जीवन की अगर बात करें तो कल्कि हमारे दो के सिंपल कॉन्सेप्ट में बिलीव करते थे। यस फ्रेंड्स, ये अपनी पत्नी रुक्मणी, बेटे राजेंद्रन और बेटी आनंदी के साथ एक टिपिकल कल्चरल तमिल लाइफस्टाइल जिया करते थे जो बहुत सिंपल हुआ करती थी।
फ्रेंड्स, अगर आप लोग 18 टू 19 सेंचुरी की लिटरेचर हिस्ट्री उठा करके देखें तो बहुत कम ऐसे चेहरे आपको देखने को मिलेंगे जिन्हें लोगों का इतना प्यार मिला हो, क्रिटिक्स की इतनी पॉजिटिविटी मिली हो, इतनी पॉपुलैरिटी मिली हो। कल्कि कृष्णमूर्ति उन चेहरों में से एक चेहरा था फ्रेंड्स। तो क्या था इनमें ऐसा खास जो उन्हें उस टाइम पीरियड में भी एक ख्याति प्राप्त साहित्यकार के रूप में निर्मित कर रहा था? एक्चुअली फ्रेंड्स, इन्होंने क्लासिक लिटरेचर के अंदर एक नई टेक्निक का यूज किया था और वो टेक्निक थी हाफ फिक्शन एंड हाफ नॉन फिक्शन। हाफ फिक्शन एंड हाफ नॉन फिक्शन, ये क्या टेक्निक थी? एक्चुअली हम यूं कहें कि ही कंबाइंस हिस्ट्री विथ फिक्शन। और सीधे शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कहूंगा कि कल्कि के जितने भी नॉवल या कहानियां अगर उठा करके देखा जाए तो उन कहानियों के प्लॉट किसी न किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित होते थे, मगर जब कहानी को पढ़ते थे तो कहानी पूरी तरह से फिक्शनल हुआ करती थी। इसी टेक्निक ने कल्कि कृष्णमूर्ति को भारतीय साहित्य में एक नामचीन साहित्यकार के रूप में स्थापित किया था। फ्रेंड्स, कल्कि एक प्रसिद्ध तमिल राइटर होने के साथ ही एक फेमस जर्नलिस्ट, क्रिटिक और उस टाइम पीरियड में इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में अपना अमूल्य योगदान देकर के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट भी कहलाए। और इतिहास के प्रति कल्कि का रुझान तो किसी से अनदेखा है ही नहीं। कल्कि के जीवन के ये सारे रंग कल्कि के स्टोरीज और नॉवल में बखूबी देखने को मिलते हैं। वैसे तो कल्कि ने भारतीय साहित्य को बहुत कुछ दिया, मगर कल्कि का जिक्र हो रहा हो और पोनियन सेल्वन की बात ना करे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। फ्रेंड्स, पोनियन सेल्वन कल्कि के जीवन का ही नहीं बल्कि तमिल इतिहास का सबसे प्रसिद्ध नॉवल माना जाता है। ये नॉवल उस टाइम अपने आप में एक बहुत बड़ा एपिक था। ये नॉवल कल्कि की लाइफ का सबसे बड़ा नॉवल भी माना जाता है। इस नॉवल को कल्कि ने 2010 पेजेस में कंप्लीट किया था। अब 2010 पेजेस को तो एक या दो बुक में कन्वर्ट करना या मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए कल्कि ने इसे 5 अलग अलग वॉल्यूम में डिवाइड किया था। और उन वॉल्यूम को मैनेज करते करते कल्कि को इतना टाइम लग गया कि ये नॉवल कल्कि ने अपनी लाइफ के आखिरी टाइम पीरियड में जाकर के पब्लिश करवाया था। फ्रेंड्स, ये नॉवल 1954 में भारतीय मार्केट में आया था। और इस नॉवल की पॉपुलैरिटी की अगर बात करूं तो 1954 में जब भारत को आज़ाद हुए मुश्किल से 4 या 5 साल ही हुए थे और उस टाइम भारत का लिटरेरी रेशियो भी 12 to 15% ही था। उस टाइम लोगों ने कल्कि सिर्फ इसलिए खरीदी थी कि वो पोनियन सेल्वन को पढ़ सकें। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि उस टाइम पीरियड में इस नॉवल को लेकर के भारतीय लोगों में कितनी दिलचस्पी रही होगी। पोनियन सेल्वन ही वो नॉवल है फ्रेंड्स जिसने कल्कि को तमिल साहित्य के सबसे ऊपरी पायदान पर स्थापित किया था। पोनियन सेल्वन की कहानी की अगर बात करें तो ये कहानी दक्षिण के प्रसिद्ध चोल वंश के राजा राजराज प्रथम के जीवन पर आधारित कहानी है। अगर आप इतिहास को फॉलो करते हैं तो आपको ये भी जानने को मिला होगा कि पोनियन सेल्वन जो है वो राजराज प्रथम को दी गई एक उपाधि थी दोस्तों। इसके पीछे एक तमिल लोक कथा प्रचलित है। एक्चुअली दक्षिण के कई इलाकों में कावेरी को पोनी नाम से जाना जाता है और सेल्वन का मतलब होता है बेटा। पोनियन सेल्वन मतलब कावेरी का बेटा। किसी एक लोक कथा के अनुसार एक दिन राजराज प्रथम जो हैं वो कावेरी नदी में डूब जाते हैं। माँ कावेरी स्वयं प्रकट होती है, उन्हें अपनी गोद में किनारे पर लेकर आती है और उन्हें अपना बेटा कह करके संबोधित करती है। तभी से राजराज प्रथम को पोनियन सेल्वन कहा गया। इस नॉवल की पटकथा जरूर एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है, मगर जब आप पोनियन सेल्वन पढ़ोगे तब आपको ये नॉवल पूरी तरह से फिक्शनल दिखाई देगा। वैसे पोनियन सेल्वन के बारे में मैं आपको एक चीज और बता देता हूं कि दक्षिण में एक बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर हैं जिनका नाम है मणिरत्नम। मणिरत्नम सर अभी
इसी पोनियन सेल्वन को लेकर के एक बहुत बड़ी मूवी बना रहे हैं और कहा जा रहा है कि ये भारत की दूसरी सबसे महंगी मूवी है। इस मूवी के अंदर साउथ के फेमस एक्टर चिया विक्रम और बॉलीवुड स्टार ऐश्वर्या राय बच्चन जैसे महान कलाकार इस मूवी के अंदर जो हैं वो रोल प्ले कर रहे हैं। और ये मूवी जब आप देखोगे तो आपको इस मूवी में पूरी की पूरी पोनियन सेल्वन की ही कहानी देखने को मिलेगी, क्योंकि इस मूवी का नाम जो है वो रखा जा रहा है PS1। ये मूवी 2 पार्ट में बनेगी, पोनियन सेल्वन पार्ट 1 एंड पोनियन सेल्वन पार्ट 2। जब मूवी रिलीज हो तब आप बिल्कुल इस मूवी को देखिएगा ताकि आपको पोनियन सेल्वन की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। वैसे मैं किसी मूवी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मगर एक व्यक्तिगत खुशी जरूर मिलती है फ्रेंड्स, जब कोई भारतीय निर्देशक ऐसे माहौल में भी कल्कि जैसे महान साहित्यकारों के विचारों और उनकी सृजनता को सम्मान देते हैं। पोनियन सेल्वन के अलावा कल्कि की जीवन का सबसे प्रसिद्ध नॉवल अगर कोई है तो वो है शिवगामियन शब्दम। वैसे तमिल में इसे शिवकामियन कहा जाता है, मगर भारतीय मार्केट में आपको ये नॉवल शिवगामियन शब्दम के नाम से मिलेगा। शिवगामियन शब्दम कल्कि के जीवन का दूसरा सबसे बड़ा नॉवल है। कल्कि ने ये नॉवल 4 अलग अलग वॉल्यूम में लिखा था। शिवगामियन शब्दम भी पोनियन सेल्वन की तरह ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर आधारित है। शिवगामियन शब्दम साउथ के प्रसिद्ध पल्लव किंग महेंद्र वर्मन पल्लव और उनके बेटे नरसिंह वर्मन पल्लव के जीवन पर आधारित एक कहानी है। दोस्तों, अभी एक मूवी आई थी बाहुबली 1 एंड बाहुबली 2। आपने अगर शिवगामियन शब्दम पढ़ रखा है और उसके बाद अगर आपने बाहुबली पार्ट 2 देखा तो आपको बाहुबली पार्ट 2 का जो पृष्ठभूमि है वो शिवगामियन शब्दम की याद जरूर दिलाएगा। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि राजामौली सर ने बाहुबली पार्ट 2 शिवगामियन शब्दम पर आधारित बनाई है, मगर हाँ इतना जरूर कहूँगा कि कहीं ना कहीं बाहुबली 2 में आपको शिवगामियन शब्दम की झलकी नजर जरूर आएगी। इन सब के अलावा वो महान काम जिसके लिए कल्कि कृष्णमूर्ति को उनके जीवन का साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था, और वो काम था अल्लाई ओसाई। फ्रेंड्स, अल्लाई ओसाई की तारीफ एक साहित्य के विद्यार्थी होने के नाते मैं जितनी करूं उतनी कम है। क्या गजब का लिखा है इन्होंने अल्लाई ओसाई, और क्या पटकथा है अल्लाई ओसाई की। मतलब उस टाइम पीरियड में एक ऐसा साहित्यकार जिसने महिलाओं के निजी जीवन को और उनके निजी विचारों को इतना विशाल रूप प्रदान किया, ये वास्तव में देखने लायक है और पढ़ने लायक है। आप जरूर अल्लाई ओसाई पढ़िएगा, और इसी अल्लाई ओसाई के लिए इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया। तो फ्रेंड्स, ये सारे जो काम हैं ये और इनके अलावा भी बहुत कुछ जो है वो कल्कि कृष्णमूर्ति ने भारतीय साहित्य और तमिल साहित्य को प्रदान किए हैं। फ्रेंड्स, मैं इसे भारतीय साहित्य के विद्यार्थियों का दुर्भाग्य कहूं या सिस्टम की दुर्दशा या कमी कि ऐसे महान साहित्यकार को सिर्फ एक दिशा का साहित्यकार बना करके छोड़ दिया। मेरा मतलब है कि साउथ के बाहर कल्कि कृष्णमूर्ति को मुश्किल से ही कोई जानता होगा। मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज़ अगर आप साहित्य को आत्मसात करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप कल्कि जैसे महान साहित्यकारों को आत्मसात करो, क्योंकि ये अगर जिंदा है तो हमारा साहित्य जिंदा है, और इन लोगों को गुमनामी के अंधेरे में डाल देना या इनको भुला देना साहित्य के एक बड़े पार्ट को भुला देना या खो देने के बराबर है। सो प्लीज़ आप इन साहित्यकारों के बारे में जहाँ कहीं से भी इंफॉर्मेशन जुटा सके, जानकारियाँ जुटा सके, आप जुटाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे वीडियो के माध्यम से ही इनके बारे में पढ़िए, आप कहीं ना कहीं से किसी न किसी के माध्यम से इनके बारे में जानकारी जुटाएं, क्योंकि ये जिंदा है तो हमारा साहित्य जिंदा है फ्रेंड्स। क्योंकि कल्कि के ज़्यादातर नॉवल या स्टोरीज
उनके प्लॉट या उनके कैरेक्टर्स किसी न किसी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से संबंध रखते हैं। और जब मैंने व्यक्तिगत तौर पर द टाइगर किंग कैरेक्टर को देखा, इसके बारे में जब मैंने पढ़ा, तो ये कैरेक्टर मुझे 18वीं शताब्दी के नेपाली राजा जंग बहादुर राणा की याद दिलाता है। मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि कल्कि कृष्णमूर्ति ने द टाइगर किंग जो है वो कैरेक्टर नेपाली राजा जंग बहादुर राणा से लिया है या उठाया है या उनको फॉलो करके लिखा है, मगर ये जोग संजोग कह दो या कुछ और, कई ऐसी सिमिलरिटीज़ हैं जो इन दोनों कैरेक्टर में मुझे व्यक्तिगत तौर पर समान रूप से दिखाई देती है। पहली सिमिलरिटी, अगर आप जंग बहादुर राणा को सर्च करें या उनके बारे में जानकारी जुटाएं तो ये आपको विश्व के चुनिंदा सनकी राजाओं में से एक मिलेंगे। यानी कि जंग बहादुर राणा इतिहास में एक एसेंट्रिक किंग के तौर पर जाने जाते हैं। कल्कि के टाइगर किंग भी पूरी कहानी में एक एसेंट्रिक किंग की भूमिका निभाते हुए दिखाई देंगे। दूसरी सिमिलरिटी, इनके नाम की सिमिलरिटी देखने को मिलती है। कल्कि के टाइगर किंग को कल्कि ने जंग बहादुर नाम दिया है और ये नाम कहीं ना कहीं हमें जंग बहादुर राणा से मिलता जुलता भी मिलता है। तीसरी सिमिलरिटी, जंग बहादुर राणा से उनकी प्रजा बहुत परेशान थी और जंग बहादुर राणा ने अपने विजन के लिए कभी अपनी प्रजा की तरफ देखा ही नहीं था या उन्हें अपनी प्रजा से कोई लेना देना ही नहीं रहा कभी। टाइगर किंग भी अपने टास्क को कंप्लीट करने में इतने बिजी हो जाते हैं या इतने मस्त हो जाते हैं कि इनका भी इनकी प्रजा के ऊपर कोई ध्यान नहीं होता है। चौथी सिमिलरिटी, जंग बहादुर राणा ने भी बहुत सारी पदवियां धारण कर रखी थी। कल्कि के टाइगर किंग को भी कई सारी पदवियां दे रखी है जो इस समय आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। इन सभी नामों से इनको जाना जाता है। और भी कई सारी ऐसी सिमिलरिटीज हैं जो मुझे जंग बहादुर राणा और कल्कि के टाइगर किंग में देखने को मिलती है। मगर फिर भी कल्कि अपने हर नॉवल और स्टोरी के बाद अपना स्टेटमेंट जारी करते थे और वो ये कहते थे बाकायदा कि मेरे प्लॉट या मेरे कैरेक्टर इतिहास से संबंध जरूर रखते हैं, मगर मेरी कहानियों का या मेरे इन कैरेक्टर का इतिहास की वास्तविक घटनाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए हम इसे सिर्फ एक संयोग ही कह सकते हैं, क्योंकि इसके लिए कोई पुख्ता प्रमाण कभी कहीं नहीं मिले हैं। पूरी कहानी टाइगर किंग के इर्द गिर्द घूमती है। इस कहानी में टाइगर किंग हमें एक एसेंट्रिक किंग की भूमिका में नजर आएंगे जो अपने सनकीपने में एक ज्योतिष की भविष्यवाणी को विफल करने में अपनी लाइफ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये एक बहादुर राजा हैं एंड एक स्किल्ड हंटर है। इन सब के अलावा कहानी के एंड में ये हमें एक अच्छे पिता के रूप में भी देखने को मिलेंगे। और जब कहानी शुरू होगी तो आपको इनकी एक बहुत ही गजब की क्वालिटी देखने को मिलेगी जो गॉड गिफ्टेड है। मैं अभी तो उसके बारे में आपको नहीं बताऊंगा, मगर जब कहानी शुरू होगी तो मैं आपको जरूर बताऊंगा उसके बारे में। इन सब के अलावा मुझे व्यक्तिगत तौर पे इनमें जो सबसे अच्छी क्वालिटी देखने को मिलती है वो ये है कि ये बहुत ही कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी है, क्योंकि इनमें इतना कॉन्फिडेंस था कि अपने कॉन्फिडेंस के बूते ये मौत को हराने की ठान लेते हैं, जो इम्पॉसिबल होता है। राजा के अलावा इस कहानी की शुरुआत में ही आपको एक एस्ट्रोलॉजर भी मिलेगा जिसे अपनी भविष्यवाणी पर इतना कॉन्फिडेंस होता है कि उसके गलत होने पर वो अपनी ज्योतिष का काम छोड़ने तक को भी एग्री हो जाता है। इसके अलावा आपको इस कहानी में एक दीवान साहब देखने को मिलेंगे जो व्यक्तिगत तौर पर काफ़ी शार्प माइंडेड बंदा है, जो हर जगह अपने राजा को सपोर्ट करते हैं, राजा को आइडियाज़ देते हैं और पूरी कहानी में ये राजा के साथ नियमित रूप से बने रहेंगे। इसके अलावा कहानी में आपको एक ब्रिटिश ऑफिसर और उसकी पत्नी देखने को मिलेंगे, साथ ही साथ एक शॉपकीपर देखने को मिलेगा और राजा के
कुछ सर्वेंट्स जो पूरी कहानी में बीच बीच में आपको देखने को मिलते रहेंगे। तो इन सभी खूबसूरत कैरेक्टर्स के उपयोग से कल्कि ने इस खूबसूरत और रोचक कहानी का निर्माण किया है। आइए अब हम बात करते हैं इस कहानी की समरी पर। फ्रेंड्स, मुझे अगर कोई ये कहे कि इस कहानी को एक लाइन में बताओ तो मैं कहूंगा कि ये कहानी डेथ इज मॉर्टल के कॉन्सेप्ट पर लिखी गई है। मौत चाहे किसी की भी हो वो निश्चित है, उसे रोकना या उसे हराना किसी के भी बस की बात नहीं है। फ्रेंड्स, कहानी शुरू होती है प्रतिबंधपुरम नाम के एक फिक्शनल स्टेट से, जहां के राजा के यहां एक सुंदर बेटे का जन्म होता है। बेटा जब 10 दिन का होता है तो राजा उसके नामकरण के लिए अपने महल में एक आलीशान पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। उस पार्टी में वो एक एस्ट्रोलॉजर को बुलाते हैं अपने बेटे के नामकरण और उसके भविष्य के बारे में बात करने के लिए। एस्ट्रोलॉजर जब पालने में झूल रहे उस छोटे से बालक को देखता है तो देखते ही कहता है कि ये राजाओं में राजा बनेगा, ये इतिहास का निर्माता बनेगा। मगर इन सभी चीज़ों के साथ एक सच्चाई इसके साथ जुड़ी हुई है और वो ये है कि इसकी डेथ भी निश्चित है। ये सुनकर पूरे राजमहल में एक सन्नाटा छा जाता है और तभी एक मिरेकल होता है। पालने में झूल रहा वो 10 दिन का बालक बोल पड़ता है। अब आप कहोगे कि सर 10 दिन का बच्चा तो बोले कैसे? ये फिक्शनल कहानी है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। जब जंगल बुक में मोगली के साथ का और वगैरह बात कर सकते हैं तो ये तो फिर भी इंसानों की कहानी है। खैर, ये उसका गॉड गिफ्ट था। मैंने जब कैरेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊंगा कि उस टाइगर किंग को क्या गॉड गिफ्ट मिला हुआ था। तो उसे भगवान का एक उपहार मिला हुआ था कि वो 10 दिन की आयु में भी बोल पा रहा था और उसने बोल करके एस्ट्रोलॉजर से ये कहा कि भाई मौत तो सबकी निश्चित है, चाहे मेरी हो, तुम्हारी हो या इन सब की हो, इसमें नया क्या है। एस्ट्रोलॉजर कहता है कि आपकी मौत एक टाइगर के हाथों होनी है, क्योंकि आपकी कुंडली में दुश्मन के रूप में एक टाइगर बैठा हुआ है और आपका जन्म जो है वो बुल आवर्स में हुआ है। सो टाइगर एंड बुल्स आर एनिमी, वो दोनों दुश्मन होते हैं, इसीलिए आपकी मौत एक टाइगर की वजह से होगा। ये सुन करके राजा अपने बेटे के प्रति इतना चिंतित हो जाता है कि वो अपने बेटे के लिए शिक्षा दीक्षा या हर तरह की चीज राजमहल में ही शुरू कर देता है। वो अपने बेटे को राजमहल की 4 दीवारियों में बांध करके रख देता है। जंग बहादुर की परवरिश इंग्लिश कल्चर में होना शुरू होती है। उन्हें इंग्लिश की शिक्षा दी जाती है, उन्हें इंग्लिश तौर तरीके सिखाए जाते हैं, यहाँ तक कि वो ब्रेकफास्ट में जो दूध पिया करते थे वो दूध भी एक अंग्रेजी गाय का होता था। ऐसे करते करते राजा बड़ा होता है और एक दिन उसके पिता की डेथ हो जाती है। पिता की डेथ होने पर, जो कि उस टाइम पीरियड का एक सिस्टम था कि जब किसी भी राज्य के राजा की मौत होती थी तो उस राज्य का जो शासन होता था वो अंग्रेजों के अधीन चला जाया करता था। कल्कि ने उस पटकथा को भी अपनी इस कहानी में यूज किया और जब टाइगर किंग के पिता की मौत हो जाती है तो प्रतिबंधपुरम का राज्य अंग्रेजों के पास चला जाता है। मगर जब राजा 20 साल का हो जाता है तो उसे सम्मान के साथ प्रतिबंधपुरम के राज्य का मुकुट पहना करके प्रतिबंधपुरम का राजा घोषित कर दिया जाता है। जब वो प्रतिबंधपुरम का राजा बनता है तो अपनी प्रजा के प्रति योजनाएं सोचना या उन्हें क्रियान्वित करने के बजाय वो अपनी बंदूक लेकर के एक टाइगर के शिकार के लिए चला जाता है। एक टाइगर को मार करके वो उसे अपने राजमहल में ला करके पटकता है और उस एस्ट्रोलॉजर को दोबारा बुलवाता है जिसने ये भविष्यवाणी करी थी कि उसकी मौत जो है एक टाइगर के वजह से होगी। जब एस्ट्रोलॉजर आता है तो राजा कहता है कि भाई तुम उस दिन तो बड़े यूं फक्र के साथ कह करके गए थे कि तुम्हारी मौत जो है एक टाइगर के हाथों होनी है। देखो मैंने तो टाइगर को मार भी दिया है और वो तो मेरे पैरों में पड़ा है।
एस्ट्रोलॉजर कहता है, महाशय आपने मेरी बात को गौर से नहीं सुना। मैंने ये भी तो कहा था कि आप इस तरह से 99 टाइगर्स मार डालोगे अपनी लाइफ में, मगर जो 100वां टाइगर होगा वो आपकी मौत का कारण बनेगा। राजा ने कहा कि अगर मैं उस 100वें टाइगर को भी मार दूं तो? एस्ट्रोलॉजर ने कहा, यह नामुमकिन है, और अगर ऐसा होता है तो मैं अपनी एस्ट्रोलॉजी की सारी बुक्स जला करके, अपनी चोटी कटवा करके एक प्राइवेट इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा। राजा उस बात को गांठ बांध लेता है और अपनी पूरी लाइफ उस टास्क को कंप्लीट करने में झोंक देता है। राजा प्रतिबंधपुरम के अंदर टाइगर हंटिंग पर बैन लगा देता है, क्योंकि राजा को पता था कि अगर मैंने टाइगर हंटिंग पर बैन नहीं लगाया तो कई सारे ऐसे ब्रिटिश अधिकारी या कई सारे ऐसे दूसरे राजा या ऐसे आम जनता भी हैं जो टाइगर का हंट करेगी, और अगर उन्होंने टाइगर को मारा तो मेरे लिए टाइगर कम पड़ जाएंगे। इसी वजह से वो अपने प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंटिंग पर बैन लगा देता है, और राजा अपनी उस टाइगर हंटिंग की यात्रा पर निकल पड़ता है। राजा जब प्रतिबंधपुरम में टाइगर हंट कर ही रहा होता है, तभी प्रतिबंधपुरम के अंदर एक नए ब्रिटिश अधिकारी का तबादला हो जाता है। उस ब्रिटिश अधिकारी को एक अलग ही शौक था, वो टाइगर को हंट करके उसके साथ में फोटो खिंचवाता था। और जब उसने अपना एक मैसेंजर राजा के यहाँ भेजा, तब राजा ने उसे ये कह करके मना कर दिया कि प्रतिबंधपुरम के अंदर तो टाइगर हंटिंग पर बैन है, चाहे वो कोई भी हो। जब ब्रिटिश अधिकारी ने इस पूरे मौके की छानबीन करी तो उसे राजा के वास्तविक कारण का पता चला। तब उसने दूसरा मैसेज ये भेजा कि चलो ठीक है, मैं टाइगर को नहीं मारूंगा, तुम टाइगर को मार दो, मैं उसके साथ फोटो खिंचवा दूंगा। मगर टाइगर किंग को तो ये भी नागवार गुजरा, उसने इसके लिए भी मना कर दिया। ये करके सीधे सीधे तौर पर उस अंग्रेज अधिकारी से दुश्मनी मोल ले ली थी। जब ये बात दीवान साहब को पता चली तो दीवान ने राजा को इसके लिए चेताया। तब राजा ने दीवान से कहा कि आपके पास में अगर कोई आइडिया हो तो बताओ। दीवान ने कहा, जब सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो उंगली को टेढ़ी करनी चाहिए। जब आदमी से बात न बने तो उसकी औरत को मनाना चाहिए, उसकी पत्नी को मनाना चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, आप कलकत्ता के फेमस ज्वेलरी शॉप से कोई एक अच्छी डायमंड रिंग मंगवाओ और प्रेजेंट के रूप में उस अधिकारी की पत्नी को गिफ्ट कीजिए और फिर अपनी बात उनके सामने रखिए। जब दीवान साहब ने उस ज्वेलरी शॉप के ऑनर से बात करी तो वो कंफ्यूज हो गया कि उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी को कौन सी रिंग पसंद आएगी और कौन सी नहीं आएगी। इसलिए उसने 50 अलग अलग डायमंड रिंग का एक बॉक्स बना करके जो है वो प्रतिबंधपुरम भेज दिया। मगर महिलाओं को तो आभूषणों से, गहनों से अपने पति से ज़्यादा प्रेम होता है, और उसी लालच में उस ब्रिटिश अधिकारी की पत्नी ने वो 50 की 50 डायमंड रिंग अपने पास रख ली। राजा के राजमहल में 3 लाख रुपए का चेक जरूर आया, मगर राजा और उस ब्रिटिश अधिकारी के बीच में जो झगड़ा था वो वहीं पर समाप्त हो गया। ऐसा करते करते टाइगर किंग ने प्रतिबंधपुरम में 70 टाइगर हंट कर लिए थे, मगर अब भी 30 टाइगर बाकी थे। प्रतिबंधपुरम के जंगल में टाइगर बिल्कुल नहीं बचे थे। दीवान को दोबारा बुलाया और कहा, दीवान साहब, आसपास के राज्य में पता कीजिए कि किस राज्य में टाइगर की संख्या ज्यादा है, और जहां सबसे ज्यादा हो वहां के राज्य के राजा के यहाँ मेरी शादी का प्रस्ताव भेजो, क्योंकि मैं वहां की राजकुमारी से शादी करके वहां का जवाई बनूंगा। और आप तो जानते ही हैं कि जवाई साहब तो अपने ससुराल में कुछ भी कर सकते हैं। खैर, राजा के कहने पर दीवान एक ऐसे राज्य को तलाश लेता है जहां पर बाघ ज्यादा होते हैं। राजा वहां पर शादी करता है और जब भी अपने ससुराल जाते 4-5 बाघ मार करके ले आते थे। ऐसा करते 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 राजा ने 99 टाइगर मार डाले थे।
अब बचा था तो वो आखिरी टाइगर जिसके लिए उस ज्योतिष ने राजा को चेताया था। वो 100वां टाइगर राजा को इतनी आसानी से तो मिलने वाला कहां से था। इसके लिए राजा इतना ज्यादा आतुर हो रहा था कि उसने अपने सारे नौकरों को धीरे धीरे निकालना शुरू कर दिया। एक दिन बारी आई दीवान साहब की। राजा ने कहा, दीवान साहब या तो 100वें टाइगर का इंतजाम कीजिए, नहीं तो आपकी भी आपके काम से छुट्टी। उन्हीं दिनों प्रतिबंधपुरम के एक पहाड़ी इलाके में एक छोटा सा गांव था जहां से यह खबर आई थी कि रोज शाम को मवेशी गायब हो रहे हैं। मवेशी मतलब गाय, भैंस, बकरी, ये सब। और ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा था कि यह काम किसी टाइगर का हो सकता है। जब दीवान को इस बात का पता चला तो दीवान ने अपनी पत्नी से इस चीज का जिक्र किया और पत्नी के कहने पर दीवान रात को मद्रास के एक चिड़ियाघर में गए। वहां उन्हें कुछ तो मिला नहीं, मगर एक बूढ़ा मरियल बिल्कुल मरणासन की स्थिति में एक टाइगर वहां पिंजरे में बीमार स्थिति में पड़ा था। तो ऑनर ने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, ये एक ही टाइगर है, आप चाहो तो इससे अपना काम चला लो। दीवान ने कहा कि राजा को तो 100वां टाइगर चाहिए, वो जवान हो या बूढ़ा, सही हो या अधमरा, उससे उसको क्या लेना देना। वो उस टाइगर को उठाता है, अपनी कार की बैक सीट पर पटकता है और ले जाकर के उस जंगल में छोड़ देता है जहां पर वो अफवाह फैली हुई थी कि टाइगर जो है वो मवेशियों को उठा रहा है। दीवान सुबह होते ही राजा को इन्फॉर्म कर देता है। राजा अपने पूरी पलटन के साथ, ढोल नगाड़ों के साथ उस जंगल में आता है और जब बताई गई लोकेशन पर वो टाइगर मिल जाता है तो राजा एक निश्चित दूरी से अपनी गन निकालता है और उस टाइगर की तरफ शूट करता है। गोली उस बूढ़े टाइगर के कान के पास में से होकर के निकल जाती है, मगर उस गन शूट के साउंड से वो बूढ़ा टाइगर बेहोश हो जाता है। राजा को लगता है कि टाइगर मर गया। राजा अपनी बंदूक हवा में उठाता है और कहता है कि मैंने मेरी मौत को हरा दिया, मैंने उस कारण को ही खत्म कर दिया जिससे मेरी मृत्यु होनी थी। और ये कहकर के राजा अपने सर्वेंट से कहता है कि तुम इसे महल लेकर आओ, मैं महल चल रहा हूँ। जब राजा अपनी पलटन के साथ वापस प्रतिबंधपुरम चले जाते हैं और पीछे 3-4 सर्वेंट छोड़ देते हैं, जब वो सर्वेंट उस टाइगर को उठा रहे होते हैं तब उन्हें पता चलता है कि ये तो जिंदा है। तो उनमें से एक कहता है कि राजा को इन्फॉर्म करो, ये तो जिंदा है। तभी एक समझदार ये भी कहता है कि भाई सन की आदमी है, क्यों छेड़ना, उसको कौन सा पता है कि ये जिंदा है या मर गया है, उसके लिए तो ये मरा हुआ ही है। अब वो मारे या हम मारे, बात एक ही है, हम ही मार देते हैं, कहानी खत्म। और उसमें से कोई एक जो है वो उस टाइगर को शूट कर देता है। अब कहानी में ये चीज आप ध्यान रखना कि राजा ने 99 टाइगर ही मारे हैं, 100वां टाइगर राजा के सर्वेंट ने मारा है, राजा ने नहीं मारा है। वो कहानी थोड़ी आगे चली जाती है। राजा के मन से मौत का डर पूरी तरह से खत्म हो जाता है। उन्हीं दिनों राजा के बेटे का जन्मदिन आ जाता है। राजा को लगता है कि मैंने मेरी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा टाइगर हंटिंग के दौरान खत्म कर दिया, उसमें मैं मेरे बच्चों को या मेरे परिवार को समय नहीं दे पाया। इसलिए वो अपने बेटे के उस जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए एक आलीशान बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करता है, जिसके लिए वो खुद जो है वो एक टॉय शॉप जाता है और वहां से वो एक वुडन टाइगर पसंद करता है अपने बेटे के लिए, क्योंकि राजा को ऐसा लगता है कि उसके बेटे को इससे बेहतर गिफ्ट उसकी तरफ से और कोई नहीं होगा। क्योंकि टाइगर किंग को ये भी लगता था कि जब जब वो इस वुडन टाइगर को देखेगा तब तब उसे उसके पिता की वो उपलब्धि नजर आएगी कि उन्होंने अपने जीवन में 100 टाइगर मारे हैं। खैर, एक दिन दोनों बाप बेटे उसी वुडन टाइगर से खेल रहे होते हैं, तभी उस वुडन टाइगर के कॉर्नर का एक नुकीला हिस्सा राजा की छोटी अंगुली के लग जाता है, जिससे वहां पर एक घाव हो जाता है। वो घाव धीरे धीरे इतना फैल जाता है कि पूरे हाथ और पूरी बॉडी में इन्फेक्शन हो जाता है। जब डॉक्टर्स को बुलाया जाता है तो डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं और ऑपरेशन करने के बाद बाहर आकर के सबके सामने एक सटायरिकल वे में, एक व्यंग्यात्मक तरीके से वो ये कहते हैं कि ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा, टाइगर किंग नहीं रहा। क्योंकि
राजा से प्रजा बहुत ज़्यादा परेशान थी, इसीलिए कल्कि ने कहानी के अंत में डॉक्टर्स के कैरेक्टर के माध्यम से ये छोटा सा व्यंग्य प्रस्तुत किया है। तो ये कहानी थी प्रतिबंधपुरम के उस सनकी राजा की, द टाइगर किंग। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इस कहानी के टेक्स्ट को लेकर आएंगे और पेज बाय पेज इस कहानी को आपके सामने मैं दोबारा से रखूँगा, जिसमें हम टेक्स्ट के माध्यम से इस कहानी को बेहतर तरीके से समझेंगे। तब तक के लिए आप मेरे वीडियोस को देखते रहिएगा, उसे पसंद कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अपने कमेंट नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।